हे गाइस व्हाट्स अप। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सैमसंग ने गैलेक्सी M51 के सक्सेसर यानी कि M52 5G को लॉन्च किया था। और अगर हम बात करें सैमसंग M51 की तो वो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन था जिसमें हमें अच्छे स्पेसिफिकेशंस, बैटरी लाइफ और कैमरास देखने को मिले थे। वहीं M52 में सैमसंग ने थोड़ा सा उल्टा काम किया है, जहां पर हमें M51 में 7000 mAh की बैटरी मिलती थी, M52 में हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है। बट उसी के साथ फ़ोन जो है काफ़ी स्लिम हो जाता है कंपेयर टू दी M51 जो एक काफ़ी मोटा स्मार्टफोन था। तो अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो सैमसंग ने यहाँ कुछ खास मटेरियल्स यूज़ नहीं किए हैं और फ़ोन कम्प्लीटली प्लास्टिक से ही बना हुआ है। बैक पैनल भी प्लास्टिक से बना हुआ है और ये चीप प्लास्टिक है जो सैमसंग पहले काफ़ी यूज़ करता था अपने फ़ोन्स में। और प्रीमियम फ़ोन्स जैसे कि S20 FE में आपको जो मैट फिनिश वाला प्लास्टिक मिलता है वो यहाँ पर नहीं है। अगर वो होता तो फ़ोन की जो बिल्ड है वो थोड़ी सी प्रीमियम हो जाती, पर ऐसा नहीं है। साथ ही जो इसका फ्रेम है वो भी आपको प्लास्टिक का ही देखने को मिलता है, तो फ़ोन की जो इन हैंड फील है वो कुछ खास नहीं है। अब फ़ोन्स के बिल्ड मटेरियल्स तो इम्प्रेस नहीं करते, बट फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी मुझे ठीक ठाक ही लगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई वियर्ड क्रीक्स या नॉइजेस सुनने को मिलेंगी। आई थिंक द फ़ोन इज़ बिल्ड ओके, बट फ़ोन काफ़ी स्लिम है। मतलब 5000 mAh बैटरी होने के बावजूद भी फ़ोन बहुत लाइट वेट लगता है और हाथ में बहुत ईजी लगता है हैंडल करने को। इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी अच्छा है। तो अब हम अगर फ्रंट की बात करें तो यहाँ हमें एक 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है विद अ पंच होल फॉर द सेल्फी कैमरा। इसके अलावा डिस्प्ले के अराउंड जो बेजल्स हैं वो भी काफ़ी स्लिम हैं। ओवरऑल फ़ोन की बिल्ड मटेरियल्स मुझे कुछ खास नहीं लगे, बट इसके अलावा फ़ोन बहुत स्लिम और लाइट वेट है, तो यूज़ करने में कोई इशू नहीं आता है। नाउ कमिंग टू द डिस्प्ले, और जैसा कि मैंने कहा फ़ोन में हमें एक 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पैनल है। सैमसंग के काफ़ी स्मार्टफोन्स की तरह यहाँ भी हमें पंची कलर्स देखने को मिलते हैं विद डीप इंकी ब्लैक्स। व्यूइंग एंगल्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फ़ोन को किसी भी एंगल से देखेंगे आपको कोई इशू नहीं आएगा। इसके अलावा फ़ोन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है जिससे फ़ोन यूज़ करने में काफ़ी स्मूथ फील होता है। अब अगर इसकी हम पीक ब्राइटनेस की बात करें तो वो सिर्फ 800 निट्स की है, विच इज़ इन द बेस्ट इन दी सेगमेंट। मतलब दूसरे फ़ोन्स 1000 या 1300 निट्स तक भी जा सकते हैं, बट उसके अलावा मुझे सनलाइट में यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आई है फ़ोन में, तो आई डोंट थिंक इट इज़ एन इशू। साथ ही फ़ोन जो लो ब्राइटनेस में बहुत ही कम चला जाता है, तो रात में भी आपको यूज़ करने में फ़ोन में कोई इशू नहीं आएगा। ये डिस्प्ले वाइड वाइन L1 और HDR को भी सपोर्ट करता है, तो नेटफ्लिक्स और प्राइम पर HD वीडियोस देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट HDR का सपोर्ट खाली YouTube पर ही देखने को मिलता है। दैट बीइंग सेड, डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और मूवीज़ और वीडियोस देखने के लिए काफ़ी अच्छा लगता है इस बड़े से 6.7 इंच डिस्प्ले पे। तो ये तो हो गई डिस्प्ले की बात, जो कि अच्छा है, लेकिन एक अच्छे मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए सिर्फ डिस्प्ले ही अच्छा होने से काम नहीं चलता, उसके लिए अच्छे स्पीकर्स भी होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ फ़ोन थोड़ा सा पीछे रह जाता है, थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है, क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ एक मोनो स्पीकर मिलता है। सीरियस स्पीकर्स होते तो मज़ा आ जाता, बट वो नहीं मिलते हैं। इसके साथ फ़ोन में 3.5mm हेडफोन जैक भी नहीं मिलता, तो आप अपने वायर्ड हेडफोन्स भी यूज़ नहीं कर सकते। पर ब्लूटूथ ईयरफोन्स के साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो जाता है। यहाँ हमें डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है, जिसके साथ मूवीज़ एक्सेट्रा देखने में एकदम थिएटर वाली फीलिंग आती है अगर अच्छे हेडफोन्स कनेक्ट किए हो तो। अब बिल्ड और डिस्प्ले की तो बात हो गई, अब आते हैं परफॉर्मेंस पर, और यहाँ भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। फ़ोन में स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर है जो डे टू डे टास्क में अच्छा परफॉर्म करता है। ये एक प्रीमियम मिड रेंज प्रोसेसर है कॉलकॉम की तरफ से, तो ऐसा नहीं है कि फ़ोन काफ़ी लैगी है या ऐसा कुछ। परफॉर्मेंस अच्छा है फ़ोन का। इनिशियली जब मैंने फ़ोन को यूज़ करना स्टार्ट किया था तो उस टाइम मुझे स्टटर्स या कुछ भी लैग्स वगैरह देखने को नहीं मिल रहा था, बट अब लगभग जब 25 दिन के बाद जब मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ तो थोड़ा सा कहीं कहीं पर जो है फ़ोन स्टटर करता है। पर मुझे नहीं लगता कि वो परफॉर्मेंस मतलब स्नैपड्रैगन 778G या प्रोसेसर वीक है उसकी वजह से आ रही है। मुझे लगता है ये ऑप्टिमाइजेशन का थोड़ा सा इशू है। कहीं कहीं पर UI एलिमेंट्स जो है स्टटर करते हैं, जैसे कि आप अगर किसी ऐप से एग्जिट कर रहे हैं तो होम स्क्रीन पर आते आते उस एनिमेशन जो है वो स्टटर करती है। UFS 2.1 का स्टोरेज है, तो ऐप ओपनिंग स्पीड्स भी अच्छी हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूज थे बिटवीन eMMC एंड UFS 2.1, तो मैं उनको बताना चाहूँगा यहाँ UFS 2.1 का स्टोरेज है हमें। और UFS 2.2 होता या UFS 3.1 होता तो और अच्छा होता, बट देन UFS 2.1 इज़ ओके फॉर द प्राइस। इसके अलावा मल्टीटास्किंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से फ़ोन में एक से ज़्यादा ऐप यूज़ कर सकते हैं। ऐप स्विचिंग या मेमोरी मैनेजमेंट की भी कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी टाइम तक ऐप्स जो है मेमोरी में रहती हैं। अब हम मूव करते हैं गेमिंग की तरफ। तो इस फ़ोन में मैंने BGMI खेलकर टेस्ट किया था और मुझे परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही लगी फ़ोन की। बाय डिफ़ॉल्ट BGMI HD और हाई सेटिंग्स में चलता है, बट हमें स्मूथ और एक्सट्रीम का भी सपोर्ट मिल जाता है। स्मूथ और एक्सट्रीम में फ़ोन कंटिन्यूसली 60 FPS पर तो नहीं रहता, 55 to 60 FPS के बीच फ़ोन हवर करता रहता है। मैंने हॉट ड्रॉप्स भी किए थे और कंटिन्यूसली 1 घंटा गेम खेलने के बाद भी मुझे थ्रॉटलिंग फेस नहीं करनी पड़ी। फ़ोन कुछ ज़्यादा गर्म भी नहीं हुआ था, इनफैक्ट थोड़ा सा वार्म हो जाता है कैमरा के साइड में, बट ज़्यादा कुछ दिक्कत की बात नहीं है।
तो कैजुअल गेमिंग में तो आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए। अगर आप कैजुअल गेमर हैं तो आसानी से इसमें आप गेम खेल पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक गेमिंग ओरिएंटेड फ़ोन देखना चाहते हैं और इसी स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर के साथ ही देखना चाहते हैं तो आप iQOO Z5 की तरफ देख सकते हैं, जो UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है, और Xiaomi 11 Lite NE5G भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब चलते हैं कैमरास की तरफ। तो M52 में हमें एक ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है विद 64 मेगापिक्सल प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और एक मोस्टली यूजलेस 5 मेगापिक्सल मैक्रो। तो मैं इसे एक ड्यूअल कैमरा सेटअप ही कंसिडर करके चलूँगा। डे लाइट में प्राइमरी कैमरा की फोटो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है विद गुड कलर्स, डायनामिक रेंज एंड डिटेल्स। कलर रिप्रोडक्शन भी टिपिकल सैमसंग वाला है विद स्लाइट बूस्ट इन कलर्स, बट ज़्यादातर लोगों को ये कलर्स पसंद हैं और मुझे भी पर्सनली ये कलर्स पसंद हैं, तो आई थिंक दैट इज़ नॉट एन इशू। अब ह्यूमन सब्जेक्ट्स की बात करें तो स्किन टोन्स काफ़ी अच्छे हैं और फोटोज़ अच्छी आती हैं। पोर्ट्रेट मोड के शॉट्स भी मुझे पसंद आए हैं। आप ब्लर एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्लाइडर, और मुझे ज़्यादा फेक ब्लर पसंद नहीं है तो मैंने उसको लो इंटेंसिटी पर ही रखा था और वहाँ पर मुझे फ़ोटोज़ अच्छे लगे। इट्स नॉट परफेक्ट और कभी कभी एज डिटेक्शन में थोड़ा बहुत इशू आ जाता है, बट ओवरऑल आई वुड से इट इज़ अ गुड कैमरा फॉर पोर्ट्रेट्स। इस फ़ोन का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी बाकी फ़ोन से बेटर है क्योंकि यहाँ हमें एक 12 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, तो दूसरे फ़ोन्स के 8 मेगापिक्सल सेंसर से तो ये काफ़ी अच्छा है। बट मेरी इससे थोड़ी और उम्मीदें थी। लाइक 12 मेगापिक्सल सेंसर तो है, बट क्योंकि सीन इतना वाइड कैप्चर करता है तो उतनी डिटेल्स नहीं आती, और अगर आप जूम करोगे तो आपको फ़ोटो सॉफ्ट लगेंगी। तो अगर ये 16 मेगापिक्सल या 20 मेगापिक्सल का सेंसर होता तो और भी अच्छे रिजल्ट्स हो सकते थे। एनीवे, इसके अलावा मुझे कोई ज़्यादा इशू नहीं दिखा इस कैमरा से। डायनामिक रेंज यहाँ पर अच्छा है, कलर्स भी अच्छे हैं, खाली फ़ोटोज़ प्राइमरी कैमरा के मुकाबले थोड़े से सॉफ्ट आते हैं, बट एनीवे वो एक्सपेक्टेड ही है। मैक्रो कैमरा की मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि बात करने लायक कुछ है ही नहीं। 5 मेगापिक्सल का सेंसर होने के अलावा ये बाकी मैक्रो सेंसर्स जैसा ही है। इट इज़ जस्ट हेयर टू मेक नंबर्स। और मुझे समझ नहीं आता कि ब्रांड्स इन बेकार के मैक्रो कैमरास की जगह OIS क्यों नहीं देते मेन कैमरा के लिए। आई मीन OIS इज़ वे मोर यूजफुल देन दीज स्पेस फिलर्स। iPhone 10, 11, 12 और 13 के बाद भी कंपनीज क्यों नहीं कुछ सीखती, आई डोंट नो। चलो अब हम लो लाइट में कैमरा परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फोटोज़ उतनी इंप्रेसिव नहीं लगती जितनी कि डे लाइट में है। लो लाइट में थोड़ी डिटेल्स कम हो जाती हैं एंड ऑफ कोर्स थोड़ी नॉइज़ भी आ जाती है, बट मिड रेंज फ़ोन के हिसाब से ये ठीक है। नाइट मोड हेल्प करता है और बहुत लाइट लेके आता है सीन में, और नॉइज़ भी कम हो जाती है। पर क्योंकि फ़ोन में OIS नहीं है तो आपको हाथ जो है थोड़ा सा स्टेबल रखना पड़ेगा अगर आप नाइट मोड में फ़ोटोज़ ज़्यादा खींचते हैं। अब अल्ट्रा वाइड कैमरा की बात करें तो नाइट में इससे खींची हुई फ़ोटोज़ बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं विद लेस डिटेल्स कंपेयर टू डे लाइट, पर नाइट मोड ऑन करने से ये क्वालिटी थोड़ी बहुत बेटर हो जाती है। नाउ कमिंग टू द वीडियो, ऑन फ़ोन में हमें फुल HD 30 और 60 FPS तक रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है, लेकिन 4K में सिर्फ 30 FPS तक ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ द वीडियो कैप्चर्ड इज गुड, अच्छे डिटेल्स हैं, कलर्स और डायनामिक रेंज भी अच्छा है, एंड सेम गोज फॉर द ऑटो फोकस विच इज़ फास्ट एंड एक्यूरेट, बट स्टेबलाइजेशन लीव्स अ लॉट टू बी डिजायर्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं इन सैम्पल्स में। सुपर स्टडी का ऑप्शन है पर वो सिर्फ फुल HD 30 पर ही अवेलेबल है, और क्योंकि वो अल्ट्रा वाइड कैमरा का यूज़ करता है तो क्वालिटी बहुत गिर जाती है, फुटेज बहुत सॉफ्ट है एंड डिटेल्स मिसिंग है। तो मैं रिकमेंड करूंगा जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी आप सुपर स्टडी का यूज़ करें। इसके अलावा क्योंकि प्राइमरी सेंसर काफ़ी बड़ा है, 64 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन, तो हमें 2x का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, तो ये भी काम आ जाता है किसी किसी सिचुएशंस में जहाँ पर आप फिजिकली सब्जेक्ट के क्लोज नहीं जा सकते। फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करें तो ये एक 32 मेगापिक्सल का सेंसर है जो काफ़ी डिटेल शॉट्स देता है विद गुड कलर्स एंड स्किन टोन्स। डायनेमिक रेंज उतनी अच्छी नहीं है एंड यू डू गेट ब्लोन आउट हाइलाइट्स अगेंस्ट हार्श लाइटिंग। इसके अलावा फ्रंट फेसिंग कैमरा से थोड़ी वाइड सेल्फीज भी क्लिक कर सकते हैं। नाइट टाइम सेल्फीज में डिटेल्स कम हैं और नॉइज़ भी देखने को मिलती है, पर नाइट मोड ऑन करने से ये थोड़ा बहुत बेटर हो जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें फ्रंट फेसिंग कैमरा से तो यहाँ पर भी आपको सेम ही ऑप्शंस मिलते हैं विद फुल HD 30 एंड 60 और 4K 30 FPS। रिजल्टिंग फुटेज काफ़ी अच्छी है और अच्छे कलर्स हैं, बट स्टेबलाइजेशन यहाँ पर इतना अच्छा नहीं है। ओवरऑल मुझे इस फ़ोन के कैमरास काफ़ी अच्छे लगे और मेरे हिसाब से एट अराउंड 25,000 रुपीज़ दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेटअप्स। इस फ़ोन में हमें One UI 3.1 देखने को मिलता है जो कि Android 11 पर बेस्ड है, और ये फुल One UI है, ना कि One UI Core जैसा कि M51 में था। तो यहाँ पर आपको सारे सैमसंग के फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि सैमसंग पे, नॉक सिक्योरिटी, Alt-G सिक्योर फोल्डर, प्लस यहाँ पर NFC का सपोर्ट भी है, तो सैमसंग पे यूज़ करने में आपको कोई इशू नहीं आने वाला। यहाँ पर कोई एड्स भी नहीं है, सैमसंग ने अपने बहुत सारे ऐप से एड्स रिमूव कर दिए हैं, बट एक चीज़ जो आती है फ़ोन में वो है ब्लोटवेयर। ऐप्स लाइक फेसबुक, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, स्नैपचैट, अमेजॉन प्राइम वीडियो एसेट्रा तो फ़ोन में इंस्टॉल्ड हैं ही, बट इसके अलावा बायजूस, डेली हंट, जोश, फ़ोन पे, शेयर चैट और मौज जैसी ऐप्स भी प्री इंस्टॉल्ड हैं, जिसको अगर आपने एक बार भी ओपन कर लिया तो ये ऐप्स आपको बहुत सारे नोटिफिकेशंस भेजना चालू कर देंगे और आप जल्दी से परेशान हो जाओगे। बट एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, जो One UI का एक फ़ीचर है कि अगर आप किसी ऐप को कई दिन तक ओपन नहीं करोगे
तो OS उस ऐप को डीप स्लीप मोड में डाल देता है, जिससे कि वो ऐप आपकी बैटरी लाइफ को अफेक्ट नहीं करती और आपको नोटिफिकेशंस भी सेंड नहीं कर पाएगी। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बट फिर भी 25,000 रुपीज़ के फ़ोन में इतना ब्लोटवेयर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और होना भी नहीं चाहिए। मतलब 10-15 हज़ार के फ़ोन में समझ आता है, बट 25 से 30 हज़ार के फ़ोन में इतना ब्लोटवेयर आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। इसके साथ सैमसंग बाय डिफ़ॉल्ट ग्लांस ऑन सैमसंग को ऑन रखता है, जिससे लॉक स्क्रीन पर आपको डिफरेंट वॉलपेपर्स और स्टोरीज देखने को मिलेंगे और मुझे ये पसंद नहीं आया। ये काफ़ी हद तक रियलमी या शाओमी के सस्ते फ़ोन्स की तरह लगता है। अभी फ़िलहाल ये इतना बुरा नहीं है, इतना बेकार नहीं है, क्योंकि मेरे को सिर्फ रैंडम वॉलपेपर्स ही देखने को मिले हैं, बट आगे जाके ये कितना परेशान करता है वो अभी नहीं कह सकते। एनीवे, अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो आप इजीली इसे लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में जाके डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा One UI से कोई शिकायत नहीं है। इनफैक्ट One UI मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्किन्स हैं ऑन टॉप ऑफ एंड्रॉयड। आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं और परफॉर्मेंस भी अच्छी है। आपको कहीं पर भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, स्टटर हैं, शायद 1-2 बार आपको देखने को मिल जाए, बट लैग नहीं करता फ़ोन। और अभी One UI 4 भी जल्दी से आने वाला है, तो सॉफ्टवेयर और भी अच्छा हो जाएगा। अब सैमसंग ने कुछ कहा नहीं है कि इस फ़ोन को कितने सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे, बट रीसेंट हिस्ट्री के हिसाब से ईजिली 2 साल के अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिल सकते हैं। दूसरे मैन्युफैक्चरर्स भी इतना ही प्रॉमिस करते हैं, तो ये ठीक है। Xiaomi ने Mi 11 Lite Any 5G को 3 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स और 4 साल की सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट प्रॉमिस किया है, बट Xiaomi का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो वील हैव टू सी हाउ दैट गोज़। मूविंग ऑन, तो इस फ़ोन में एक 5000 mAh की बैटरी है, जो कि फ़ोन को काफ़ी लंबे समय तक ऑन रखती है। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे फ़ोन को एक दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ा हो। ये आराम से मेरे लिए 2 दिन तक चल जाता था विद स्क्रीन ऑन टाइम ऑफ अराउंड 5 and 5.5 आवर्स, जो कि एक अच्छी बैटरी लाइफ है मेरे ओपिनियन में। मैंने इसे इक्वली यूज़ किया है विद वाईफाई एंड मोबाइल डेटा, और मोबाइल डेटा में भी बैटरी थोड़ी बहुत कम होती है, लाइक 15-20 मिनट्स का फ़र्क पड़ता है दोनों के बीच, बट स्टिल 5 आवर्स तक का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है। तो बैटरी लाइफ अच्छी है फ़ोन की और स्टैंड बाय टाइम भी अच्छा है। कभी भी मुझे ऐसा कोई रैंडम बैटरी ड्रॉप देखने को नहीं मिला। तो बैटरी लाइफ तो अच्छी है फ़ोन की, बट इसको चार्ज करने में आपको लगभग 1 घंटे 45 मिनट का टाइम लग जाएगा विद द इनबॉक्स चार्जर, जो कि सिर्फ 15 वाट्स का ही आउटपुट सपोर्ट करता है। अब मुझे नहीं पता कि 25 वाट के चार्जर से ये कितना जल्दी हो जाएगा चार्ज, और शायद मेजॉरिटी लोग जो इसे खरीदने वाले हैं या खरीद चुके हैं उनके पास भी 25 वाट का चार्जर नहीं होगा, और ज़्यादा लोग खरीदेंगे भी नहीं, प्रोवाइडेड सैमसंग का 25 वाट अडेप्टर 1300 रुपये का आता है। एट अ टाइम जब 15,000 के फ़ोन्स में भी आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाता है बॉक्स के अंदर, सैमसंग फॉर सम रीज़न 15 वाट का ही अडेप्टर सप्लाई कर रहा है। बाकी हैप्टिक्स भी इस फ़ोन के कुछ खास नहीं हैं, ठीक ठाक हैं, पर ज़्यादा प्रीमियम फीलिंग नहीं आती। फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड है और अच्छा काम करता है। पर्सनली मुझे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर से ज़्यादा बेटर लगते हैं साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर्स, बट देन दैट इज़ माई पर्सनल प्रेफरेंस। बट इट इज़ अ गुड वन, और फिंगरप्रिंट्स अच्छे से स्कैन कर लेता है और आपको फ़ोन जल्दी से अनलॉक हो जाता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। कॉल क्वालिटी भी फ़ोन में अच्छी है, कॉल्स लेने में आपको कोई इशू नहीं आएगा। ईयरपीस लाउड एंड क्लियर है और लाउड स्पीकर भी काफ़ी लाउड हो जाता है। यहाँ पर आपको सैमसंग का ही डायलर मिलता है, तो अगर आप कॉल्स रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो आप बिना किसी नोटिफिकेशन के या अनाउंसमेंट के आसानी से कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेटवर्क्स पे। तो ये फ़ोन 5G के साथ आता है और यहाँ पर आपको 11 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है, तो 5G में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए विद दीज बैंड्स जब भी इंडिया में 5G आ जाएगा। बाकी कैरियर एग्रीगेशन की बात करें तो फ़ोन में 4G प्लस या LTE यूज़ करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, एटलीस्ट ऑन जियो। मैंने एयरटेल में भी टेस्ट किया था, बट एयरटेल में मुझे 4G प्लस नहीं मिला, बट आई गेस वो मेरे एरिया की वजह से हो सकता है। यहाँ पर एरिया में शायद एयरटेल का कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट रोल आउट नहीं हुआ है। अब फ़ोन में 5G तो है, पर आप सिर्फ एक ही सिम पर एक टाइम पर 5G यूज़ कर पाएंगे, दूसरे सिम को 4G से ही काम चलाना पड़ेगा। इसके अलावा काफ़ी लोगों को वाईफाई परफॉर्मेंस को लेकर डाउट है, और ये फ़ोन वाईफाई 6 तक सपोर्ट करता है। अब अगर रेंज की बात करें तो थोड़ा बहुत रेंज में मुझे कमी दिखी है। जहाँ दूसरे फ़ोन्स फुल सिग्नल बार शो करते हैं, वहाँ ये फ़ोन 1 या 2 ही बार्स आपको शो करता है। और मैंने नोटिस किया है ये ज़्यादा टाइम तब होता है जब मैं राउटर से ऑपोजिट फेस करता हूँ, तो आई थिंक इसका वाईफाई चिप या SoC जो है वो ऊपर की ही साइड माउंटेड है। एनीवे, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है। मेरे घर में कहीं पर भी वाईफाई डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। मैं बैल्कनी में भी यूज़ कर चुका हूँ इस फ़ोन को, जो 3 दीवार पार करके है, तो वहाँ पर भी वाईफाई डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था। अब बात कर लेते हैं फ़ोन की प्राइस की। तो सैमसंग ने इसे 25,999 पे लॉन्च किया है फॉर द 6+ 128GB वेरिएंट। इसके अलावा अभी अमेजोन पर 1000 रुपीज़ का कूपन डिस्काउंट भी चल रहा है, तो प्राइस 25,000 तक आ जाती है। तो इस प्राइस में हमें एक अच्छा डिस्प्ले मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी सपोर्ट करता है। परफॉर्मेंस भी अच्छी है यहाँ पर। खाली ज़्यादा इंटेंस गेमिंग के लिए ये उतना अच्छा नहीं है, बट कैजुअल गेमिंग आप आराम से इस पर कर सकते हैं। इसमें कैमरा भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर डे लाइट में जो परफॉर्मेंस है कैमरा की वो काफ़ी अच्छी है। सॉफ्टवेयर में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है, तो बैटरी लाइफ भी अच्छी है। अब ये सब तो अच्छा है फ़ोन में, बट इसमें जो बिल्ड मटेरियल्स यूज़ किए हैं सैमसंग ने वो मुझे पसंद नहीं आए।
इसमें अगर सैमसंग मैट प्लास्टिक भी यूज़ करता तो भी चलता, बट ये ग्लॉसी प्लास्टिक है जो अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा फ़ोन अच्छा है कंपेयर टू द iQOO Z5 एंड 11 Lite NE 5G। यहाँ पर आपको बेटर सॉफ्टवेयर मिलता है और एक बेटर ओवरऑल कैमरा सेटअप मिलता है। पर अगर आपको बिल्ड क्वालिटी और अच्छी चाहिए विद मैट ग्लास तो Xiaomi 11 Lite NE 5G भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है और उसमें गेमिंग भी इस फ़ोन से बेटर है। प्लस वो एक स्लिम एंड कॉम्पैक्ट फ़ोन है, तो अगर आपको स्लिम एंड कॉम्पैक्ट फ़ोन्स पसंद हैं तो भी आप उसकी तरफ जा सकते हैं। iQOO Z5 में आपको UFS 3.1 का स्टोरेज मिलता है, तो परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर मिल सकती है, बट आई एम नॉट अ फैन ऑफ iQOO सॉफ्टवेयर और इसमें डिस्प्ले भी LCD मिलता है। तो अभी आपके ऊपर है कि आपको बेटर सॉफ्टवेयर कैमरा चाहिए या आपको बेटर बिल्ड एंड गेमिंग करनी है, तो आप चूज़ कर सकते हैं बिटवीन दी M52 एंड दी 11 Lite NE 5G। iQOO Z5 इन दोनों फ़ोन से ही सस्ता है, बट वो आपको तभी चूज़ करना चाहिए जब आपको सिर्फ परफॉर्मेंस और फास्ट चार्जिंग चाहिए, बाकी चीज़ों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो बस यही था मेरा रिव्यू ऑफ द M52 5G। मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये फ़ोन कैसा लगा और क्या आप इस प्राइस में इसी फ़ोन को लेना चाहेंगे या कोई और डिवाइस लेंगे और क्यों। मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।